हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि ईमानदार होना अपने प्रति बहुत ज़रूरी है। जो अपने प्रति ईमानदार नहीं होता है वो अपना नुकसान नहीं करता है, वो दूसरों का नुकसान करने के बजाय अपना नुकसान ज़्यादा करता है। इसलिए अपने प्रति ईमानदार रहें, अपने गोल के प्रति फोकस्ड रहें और पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग एंग्लो फ्रेंच वार के बारे में बातचीत कर रहे थे और हमने प्रथम कर्नाटक युद्ध पढ़ लिया था, और अब हम प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद जो सेकंड कर्नाटक वार है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, उसको लेकर के हम लोग बातचीत करेंगे। तो देखिए, समझते हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध का क्या कारण रहता है और वो कब से कब तक होता है और क्या कुछ उसमें महत्वपूर्ण घटनाएँ घटती हैं जहाँ से सवाल बनने की एक जो है अपॉर्चुनिटी रहती है, एक चांस रहता है। तो देखते हैं। देखिए, द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये 1749 से 1754 ईस्वी के बीच होता है और ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। और कारण क्या रहते हैं, हमने बताया प्रतिस्पर्धा, जो एक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा और राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ जो है वो मेन कारण रहते हैं। लेकिन वो तीनों के कारण कुछ अपने परस्पर अलग अलग रहते हैं। तो वो पार्टिकुलर इसका क्या कारण है उसके बारे में कुछ हम बातचीत करते हैं। तो अगर हम कारण की बातचीत करें तो देखिए, ये जो सेकंड कर्नाटक वार हो रहा है, इसमें क्या स्थिति क्या बन रही है। कर्नाटक और हैदराबाद ये दो रियासतें हैं उस समय, और उन दोनों में जो वहाँ के तत्कालीन शासक हैं, जो नवाब हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और मृत्यु के बाद जब उत्तराधिकारी का सवाल आया है तो उस उत्तराधिकारी के जो दावेदारी के लिए दोनों जगह दो दो लोग सामने आ चुके हैं, और वही फिर आपसी प्रतिस्पर्धा होती है। एक का साथ अंग्रेज दे रहे हैं और दूसरे का फ्रांसीसी दे रहे हैं। तो ये जो कर्नाटक है, यहाँ पर जब वहाँ के नवाब दोस्त अली की मृत्यु हुई तो फिर वो राजगद्दी के उत्तराधिकारी दो लोग आ गए। एक तो इनका पुत्र अनवरुद्दीन और दूसरे अनवरुद्दीन के जो दामाद हैं चंदा साहब, ये भी उन्होंने राजगद्दी के लिए दावेदारी पेश कर दी है। तो अनवरुद्दीन का समर्थन अंग्रेज कर रहे हैं और फ्रांसीसी चंदा साहब का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, दो गुट बन चुके हैं। और जब गुटबाजी हो जाए किसी चीज़ को लेकर के, गुटबंदी हो जाए, तो वहाँ पर फिर प्रतिस्पर्धा और बढ़ जाती है और वहाँ पर टकराव की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। यही स्थिति देखिए हैदराबाद में हो रही है। हैदराबाद में जब आसफ निजाम शाह की मृत्यु हुई तो वहाँ जो राजगद्दी के दावेदारी के लिए दो लोग फिर सामने आ गए हैं। एक तो नासिर जंग, जो इनका खुद का पुत्र है, और दूसरा मुजफ्फर जंग, ये इनका भांजा है। इसने दावेदारी पेश कर दी है। यहाँ भी दो गुट बन रहे हैं। नासिर जंग का समर्थन अंग्रेज कर रहे हैं और मुजफ्फर जंग का समर्थन फ्रांसीसियों ने करना शुरू कर दिया है। और इसलिए दोनों के बीच कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार संघर्ष की जो स्थिति है, जो संघर्ष का एक मामला है, तो ये मूल कारण, तात्कालिक कारण रहता है द्वितीय कर्नाटक युद्ध का। दूसरा कारण क्या है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य जो वैमनस्य अर्थात एक जो नफ़रत और ये जो एक दोनों के प्रति नफ़रत की भावना है वो बढ़ती जा रही है। तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य एक्चुअली में हुआ ये था, जब प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था तो वहाँ पर दोनों शक्तियाँ एक प्रकार से अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। इसलिए उनमें ये तीस रह गई थी कि नहीं हम ये कर देते, वो कर देते, हम ये कर देते, अगर और मौका मिला होता। तो वही जो आपसी एक वैमनस्य विस्तार की भावना है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध में कहीं न कहीं दबी रह गई थी। इसलिए वो फिर उभर रही है, और एक कारण एक ये रहेगा। तीसरा कारण, एक महत्वपूर्ण कारण रहता है, वो कारण ये है, तंजौर का जो शासक है वो फ्रांसीसियों का मित्र था पहले। दरअसल फ्रांसीसियों ने 1739 के आसपास तंजौर के शासक की मदद की थी। तो फ्रांसीसियों को ऐसा लगता था कि तंजौर उनका मित्र है। लेकिन अब 1748 में जहाँ भी कहते हैं एक उत्तराधिकार का मामला फंसता है, तो वहाँ पर अंग्रेज़ों ने तंजौर के राजा की मदद की है। तो राजा की जब मदद की तो तंजौर का जो राजा है, अब स्थितियाँ बदल चुकी, वो अंग्रेज़ों का मित्र हो चुका है। तो अंग्रेज़ों का मित्र है, इसलिए उसने देवी कुटाई का जो क्षेत्र है, एक देवी कुटाई क्षेत्र, इसने अंग्रेज़ों को दे दिया है। और ये बात फ्रांसीसी पचा नहीं पा रहे हैं। ये बात फ्रांसीसियों को बहुत चुभ रही है कि हमारा मित्र है,
उनको कैसे दे दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात परेशान कर रही इनको। तो देवी कुटाई का क्षेत्र जो तंजौर के शासक से अंग्रेज़ों को मिला है, ये भी एक कारण कहीं न कहीं एंग्लो फ्रेंच जो एक टकराव का जो कारण रहेगा फ्रांसीसियों और अंग्रेज़ों के बीच, ये भी एक कारण रहता है। तो देखिए 3 चरण में युद्ध हुआ है और पहला चरण इसमें क्या है? पहला चरण कर्नाटक का है। इसमें होता यह है कि 1749 में अंबूर का युद्ध हो रहा है, अंबूर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जो चंदा साहब हैं, हमने बताया है ये चंदा साहब जो कर्नाटक में राजगद्दी के उत्तराधिकारी एक पार्टी हैं और उनके समर्थक ये फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग, यहाँ ने अपने जो प्रतिद्वंदी अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया और उनको पराजित करके मार डाला। ये गुटबंदी पहले हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत देखिए यहाँ से हो चुकी है। चंदा साहब और फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग ये हैदराबाद वाले, ये तीनों ने मिल करके हम अनवरुद्दीन पर, अपने प्रतिद्वंदी पर हमला कर दिया है और उनको पराजित करके मार भी डाला है। अब जब ये प्रतिद्वंदी समाप्त हो गया तो कर्नाटक का नवाब कौन बन गया? चंदा साहब बन गए। तो जब कर्नाटक के नवाब चंदा साहब बने, अब अनवरुद्दीन का पुत्र वो भाग करके तिरुचिरापल्ली पहुंचता है और तिरुचिरापल्ली इस समय अंग्रेज़ों के प्रभाव में रहता है, तो वहाँ पर उसको शरण मिल जाती है। लेकिन चंदा साहब का पुत्र, जिसको रजा साहब कहीं कहीं मिला है लिखा, या फिर कहीं कहीं रजा खां मिलता है, उसने फिर दौड़ करके अपनी सेना लेकर के तिरुचिरापल्ली का घेरा डाल दिया है। तो ये स्थिति यहाँ तक होती है। और प्रथम जो चरण है वो फ्रांसीसी एक प्रकार से फ्रंट पर है और फ्रांसीसियों के जो समर्थक हैं वो कर्नाटक की गद्दी पर बैठने में एक प्रकार से सक्षम होता है और वो सफलता प्राप्त कर लेता है। अब द्वितीय चरण क्या हो रहा है, देखिए अब ये हैदराबाद में घटना घट रही है। द्वितीय चरण में क्या हो रहा है, अब अंग्रेज़ सतर्क हो चुके हैं। ये नासिर जंग, हमने बताया था, ये हैदराबाद में जो है उत्तराधिकारी है राजगद्दी का, एक नासिर जंग और प्लस अंग्रेज एक तरफ है। किंतु कहते हैं नासिर जंग ने मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसियों और चंदा साहब की जो संयुक्त टुकड़ी है ये, इसको अकेले ही हरा दिया है। और ये 1750 की घटना है, जिंजी नदी के तट पर युद्ध हो रहा है। ये नासिर जंग ने अकेले ही मुजफ्फर जंग और फ्रांसीसी और चंदा साहब इनकी संयुक्त सेना को पराजित कर दिया है। किंतु डुप्ले ना बड़ा डिप्लोमेटिक पर्सन था। वो कहते हैं अपने नाम के अनुसार बहुत कूटनीतिज्ञ, डुप्ले डिप्लोमेटिक, बहुत कूटनीति में बहुत ही प्रसिद्ध था, बड़ा उसको ज्ञान था कूटनीतिक मामलों का। अब वो देखिए वो कैसे कूटनीति कर रहा है, क्या कर रहा है। नासिर जंग ने तो पराजित कर दिया संयुक्त टुकड़ी को, अंग्रेज साथ भी नहीं दे पाए, अकेले ही पराजित कर दिया है, इतना सतर्क हो चुका है वो। किंतु डुप्ले ने नासिर जंग की सेना में ही फूट डलवा दी। नासिर जंग की सेना में फूट डाल कहते उसने बहुत सारा पैसा बांट दिया और जो बड़े बड़े ऑफिसर थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, उनको पक्ष में कर लिया। इसलिए उसकी सेना में विद्रोह हो गया नासिर जंग की, और नासिर जंग के सैनिकों ने ही नासिर जंग की हत्या कर दी। अब जब हत्या कर दी, नासिर जंग मारे गए, तो फिर यहाँ पर मुजफ्फर जंग गद्दी पर बैठ गए, फिर फ्रांसीसी फ्रंट पर आ गए हैं। फ्रांसीसियों का समर्थक, अब देखिए हैदराबाद में भी फ्रांसीसियों ने अपने समर्थक मुजफ्फर जंग को गद्दी पर बैठाने में सफलता प्राप्त कर ली है, और कर्नाटक में भी हमने बताया था चंदा साहब को राजगद्दी पर बैठाने में सफलता उन्होंने प्राप्त कर ली है। तो ये घटनाक्रम यहाँ तक होता है। मुजफ्फर जंग हैदराबाद का भी नवाब बन जाता है। अब फ्रांसीसी ऐसे तो कुछ करते नहीं हैं, अगर वो मुस्कुराते हैं तो भी उनको कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई जागीर या फिर कुछ ना कुछ वो पहले से सोच रखते हैं ये हमको चाहिए। तो क्या किया मुजफ्फर जंग ने, क्या किया, फ्रांसीसियों को मद्रास और पांडिचेरी का क्षेत्र दे दिया है। मद्रास और पांडिचेरी के आसपास का क्षेत्र दे दिया है, और कृष्णा से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है, कृष्णा से कन्याकुमारी तक के क्षेत्र का जो है डुप्ले को गवर्नर बना दिया है। तो कृष्णा से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र का जो है ये डुप्ले को गवर्नर बना दिया गया है। और हाँ, यहाँ पर एक चीज़ मिस हो गई, ये जो चंदा साहब नवाब बनते हैं, तो चंदा साहब ने फ्रांसीसियों को पांडिचेरी के आसपास 80 गांव दे दिए थे। 80 गांव का जो एक प्रकार से प्रभाव है 80 गांव पर, उनका जो एक प्रकार से हक है मालिकाना, वो दे दिया है फ्रांसीसियों को। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, चंदा साहब ने पांडिचेरी के आसपास 80 गांव फ्रांसीसियों को दे दिए हैं। तो यहाँ पर ये अब देखिए क्या हो रहा है, जब डुप्ले को गवर्नर बन गया वहाँ तक, ये अपने आप में उसकी बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय थी। अब अंग्रेज फिर बैकफुट पर आ गए हैं। अब जब मुजफ्फर जंग बन गए, वहाँ गद्दी पर जो है दावेदारी घोषित कर दिए। एक प्रकार से ये तय हो गया कि मुजफ्फर जंग अब गद्दी पर बैठेंगे हैदराबाद के। लेकिन अब देखिए बुस्सी
एक सैनिक ऑफिसर है फ्रांसीसियों का। रूपली ने क्या किया है, बुस्सी के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी के साथ मुजफ्फर जंग को हैदराबाद की गद्दी पर आसीन ताजपोशी के लिए ले जा रहा है, बैठाने के लिए। किंतु कहते हैं रास्ते में ही इनकी हत्या कर दी गई। रास्ते में ही पठानों ने इनकी हत्या कर दी, क्योंकि वो जो नासिर जंग के समर्थक थे उन्होंने मुजफ्फर जंग की हत्या कर दी। अब देखिए क्या हो रहा है, अब सलावत जंग गद्दी पर बैठने जा रहा है, क्योंकि जो दोनों मेन पार्टी थे, जो दोनों मेन दावेदार थे, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, वो दोनों मर चुके हैं। अब देखिए किस्मत देखिए, जो बिल्कुल कहीं दौड़ में ही शामिल नहीं था, अब फ्रांसीसी क्या करें, अपने दुश्मन के लड़के को ही प्रकार से हैदराबाद की गद्दी पर बैठाने जा रहे हैं। और वो पर्सन कौन है, वो व्यक्ति, वो सलावत जंग है। ये नासिर जंग का छोटा लड़का रहता है। किस्मत देखिए नासिर सलावत जंग की, कहीं पर कोई दावेदारी नहीं थी इसकी, कहीं पर कोई इसका नामो निशान नहीं था। इसको बिल्कुल नहीं लग रहा होगा कि मैं हैदराबाद का नवाब बनूंगा। ऐसा ही होता है कि आप देखिए ना, कभी जीवन में कहते हैं कि प्यार कोई और करता है किसी से, और फिर शादी किसी और के साथ हो जाती है। पता चला शादी ऐसे व्यक्ति से हो रही है जिससे कभी ना मिले हैं, ना तो कभी उसके बारे में कुछ भी 1% भी किसी को कोई जानकारी नहीं। इसी कहते हैं ना कि मैंने कहीं शेर पढ़ा था कि कहते हैं कि मोहब्बत की रेस में वो लड़का जीता जो अभी तक खेल में शामिल ही नहीं था। तो कई बार ऐसा होता है, यहाँ पर भी यही हो रहा। इसकी किस्मत थी और ये हैदराबाद का नवाब बन चुका है। अब चूंकि ये सलावत जंग छोटा रहता है, इसलिए बुस्सी को इसका संरक्षणकर्ता नियुक्त कर दिया जाता है और एक सैनिक टुकड़ी लेकर के ये हैदराबाद में रहता है। अब फिर देखिए फ्रांसीसियों को क्या मिला। अब सलावत जंग ने फ्रांसीसियों को उत्तरी सरकार का तट, अर्थात उड़ीसा का जो क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है, वो फ्रांसीसियों को दे दिया है। अब ये स्थिति यहाँ तक पहुँची। और उधर हमने बताया था कि ये जो तिरुचिरापल्ली है, तिरुचिरापल्ली को चंदा साहब के लड़के ने घेर रखा है। और ये तिरुचिरापल्ली है, मान लीजिए तीसरा चरण शुरू हो गया है। अब तीसरे चरण में क्या हो रहा है, अब देखिए तिरुचिरापल्ली का घेरा पड़ा हुआ है और वहाँ पर अंग्रेज तिरुचिरापल्ली के घेरे में कैद हैं। करीब 2 साल का वक्त हो रहा है। वहाँ पर कमांडर सैंडर्स है और सेनापति मेजर लॉरेंस, और वहीं पर क्लाइव भी है, वो कैद है। क्लाइव इस समय एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा है, कंपनी में एक क्लर्क है। तिरुचिरापल्ली का घेरा पड़ा हुआ है और यहाँ पर क्लाइव और कमांडर सैंडर्स और सेनापति मेजर लॉरेंस कैद में हैं। इसी समय कहते हैं क्लाइव देखिए एक प्रकार से दूत बनकर उभर रहा है। उसने सलाह दी है, उसने कहा कि ऐसा है, उसने सुझाव दिया कि हम लोग एक गुट बनाते हैं और उस गुट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, अर्काट पे, जो कर्नाटक की राजधानी है, उस पर हमला करते हैं। और जब हम लोग कर्नाटक की राजधानी अर्काट पर हमला करेंगे तो जो तिरुचिरापल्ली पर जो रजा साहब, जो रजा खां ने मजबूती से घेरा डाल रखा है, वो उसकी रक्षा के लिए अर्काट की तरफ जाएगा ही जाएगा। और जब वो सेना लेकर के अर्काट की तरफ जाएगा तो फिर तिरुचिरापल्ली पर उसकी पकड़ कहीं ना कहीं ढीली होगी। फिर हम तिरुचिरापल्ली को जीत लेंगे और फिर वहाँ से फिर हम मूव कर जाएंगे अर्काट की तरफ। ये बात सही लगी सबको। तो कहते हैं उसी समय कमांडर सैंडर्स और सेनापति मेजर लॉरेंस ये तो यही रहते हैं, लेकिन कहते हैं एक टुकड़ी इनकी अर्काट की तरफ अंग्रेजों की आ रही है, उसमें क्लाइव स्वयं साथ में जा रहा है। ये घटना 1751 के आसपास की घटना है। अब ये अर्काट पर जब उन्होंने क्लाइव ने हम अटैक किया, अब तिरुचिरापल्ली छोड़ करके जो रजा साहब है, जो रजा खां है, वो अर्काट की रक्षा के लिए निकल पड़ता है और यहाँ पर छोटी सी सैन्य टुकड़ी छोड़ देता है। जब यहाँ पर उसकी पकड़ ढीली हुई, उसकी सेना की जो है पकड़ ढीली हुई, तो फिर इसने क्या किया, कमज़ोर हुआ जब, तो सेनापति कमांडर सैंडर्स और सेनापति मेजर लॉरेंस ने कहते हैं पहले तिरुचिरापल्ली को जीत लिया। और फिर जब अर्काट, यहीं पर कहते हैं एक और घटना देखिए, यहाँ पर जो अर्काट में जब रजा साहब ने यहाँ पर आकर के इसको घेरा है अर्काट को, तो कहते हैं यहीं पर 53 दिन तक क्लाइव भूखा रहा, भूखा प्यासा यहीं पर सहन करता रहा सब कुछ, सारी विपत्तियाँ। और जो अर्काट का घेरा है, जो मद्रास का किला है, उसकी रक्षा करता रहा। 53 दिन तक कहते भूखा रहा था क्लाइव। इतना बड़ा संघर्ष, और इसी का नतीजा रहेगा कि उसको इतना बड़ा प्रमोशन मिलने जा रहा है। तो मुझे लगता है, जो मैंने समझा है, दुनिया में इतना बड़ा प्रमोशन कभी किसी को नहीं मिला। क्लर्क से सीधे गवर्नर बना करके भेजा जाएगा। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हैं सीनियर पिट्स, उन्होंने तो उसको स्वर्ग में जन्मा हुआ सेनापति तक की संज्ञा देंगे और रातों रात क्लाइव हीरो बन जाएगा। तो ये क्लाइव यहाँ पर कैद में है। अब जब यहाँ से सैन्य टुकड़ी इसकी यहाँ आई, जब यहाँ पर कुछ कमज़ोर हुई पकड़, तो फिर कमांडर सैंडर्स और सेनापति मेजर लॉरेंस ने पहले तिरुचिरापल्ली को जीता है। और फिर तिरुचिरापल्ली को जीतने के बाद में
यहाँ पर इसको फिर अर्काट की तरफ आते हैं और फिर यहाँ अर्काट भी वो जीत लेते हैं। और यहीं पर जो उनका ये लड़का है रजा साहब, इसको यहीं पर ये मारा जाता है। हाँ सॉरी, यहाँ पर अर्काट में ही, और यहाँ पर फिर ये दोनों अंग्रेज दोनों जो है जीत लेते हैं। किंतु अब जीत गए हैं अंग्रेज, एक प्रकार से आगे आ चुके हैं। देखिए अब जब जीत लिए, अब उधर क्या होता है, घटना है तंजौर का शासक जो है उसने कर्नाटक के नवाब चंदा साहब जो बने थे उनकी हत्या कर दी, चंदा साहब की हत्या कर दी। अब कर्नाटक का नवाब कौन बन गया, ये मोहम्मद अली बन गया कर्नाटक का नवाब। ये अंग्रेज समर्थक है। तंजौर हमने बताया था कि ये अंग्रेज समर्थक हो चुका है, परिस्थितियाँ बदल चुकी थी। और अब देखिए तंजौर के शासक ने जब चंदा साहब की हत्या कर दी, फिर कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली बन गया। अब अंग्रेज फ्रंट पर आ गए, अंग्रेज जीत रहे हैं। किंतु डुप्ले कहते हार ही नहीं मानता है। अब उसने देखिए फिर एक चाल चल दी है। लेकिन डुप्ले और फ्रांसीसियों में एक बड़ी समस्या ये रहती है, वो आपसी संयोग, आपसी समन्वय नहीं बना पाते, कोऑर्डिनेशन उनके अंदर नहीं बन पा रहा है। और उसी कोऑर्डिनेशन की कमी जो रहेगी, अब देखिए इनका किस तरह पतन होने जा रहा है। ये हमने बताया कि संघ बनाया था क्लाइव ने, उसमें कौन कौन शामिल था, अंग्रेज और तंजौर के शासक और मैसूर और मराठा। जिस संघ के माध्यम से उन्होंने तिरुचिरापल्ली और अर्काट को जीता था। किंतु अब डुप्ले क्या कर रहा है, डुप्ले ने संघ को ही तोड़ दिया है अपने डिप्लोमेटिक, अपने कूटनीति के दम से। उसने क्या किया, मैसूर और मराठों को पैसा दे दिया और पैसे का लालच दे करके इनको अलग कर दिया है। और तंजौर के शासक को उसने तटस्थ कर दिया। अब कहा देखो भाई हम आपकी मदद किए थे, आप कम से कम हमारा साथ न दीजिए, तो कम से कम आप तटस्थ रहिए, उनका भी मदद ना करिए। तंजौर का शासक चूँकि उनका आभारी था, एक बार मदद लिया था उनसे, इसलिए उसने फिर अपने आप को तटस्थ कर लिया। अब अंग्रेज अकेले पड़ चुके हैं। और इसी समय जब डुप्ले इस संघ इस गठबंधन को तोड़ चुका है, अब फ्रांसीसी सरकार ने इसकी जो संघर्ष की नीतियां हैं उससे परेशान होकर के उसको वापस बुला लिया है फ्रांस। और वहाँ से एक नया गवर्नर आ रहा है, उसका नाम गुंडेहू रहता है। और उस गुंडेहू यहाँ आते ही वो 1755 में कहीं 54 मिलता है, 1754 में पौंडीचेरी की संधि कर लेता है और फिर ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या स्थितियाँ हैं। जब उसने तोड़ दिया है, मतलब एक प्रकार से फ्रंट पे फिर फ्रांसीसी आ रहे हैं, किंतु उसी समय दुर्भाग्य देखिए उसको बुला लिया गया है वापस। डुप्ले की संघर्ष लगातार, हाँ संघर्ष की नीतियों से परेशान होकर के फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया है, उसे वापस बुला लिया। अब उसकी जगह पर गुंडेहू को भेज रहे हैं। और जो फ्रांसीसियों का नया गवर्नर होने जा रहा है वो गुंडेहू, उसकी जगह कौन आ रहा है, गुंडेहू को गवर्नर बनाकर भेज रही है। गवर्नर बनाकर भेजा। अब ये गुंडेहू जब आता है, इसने आते ही 1754 में पौंडीचेरी की संधि कर ली है। पौंडीचेरी की संधि हो जा रही है और पौंडीचेरी की संधि से होगी, फिर पौंडीचेरी की संधि से ही जो है ये युद्ध समाप्त हो जाता है। और एक प्रकार से जीती हुई बाजी फ्रांसीसी हमेशा के लिए हार जाते हैं। अब इसीलिए कहते हैं पौंडीचेरी की संधि पर जो एक बयान आया है, उसने डुप्ले ने कहा था कि गुंडेहू ने पौंडीचेरी की संधि पर हस्ताक्षर करके फ्रांस के अपमान पर हस्ताक्षर किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। डुप्ले ने कहा था, जब जीत रहे थे ये, तब उन्होंने बड़ी नरम शर्तों पर संधि कर ली है। डुप्ले ने कहा था गुंडेहू ने पौंडीचेरी की संधि पर हस्ताक्षर करके
पर हस्ताक्षर करके फ्रांस के अपमान पर हस्ताक्षर किया है। फ्रांस के अपमान पर हस्ताक्षर किया है, ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है, पर हस्ताक्षर किया है। तो और फिर इस प्रकार से ये जो सेकंड कर्नाटक युद्ध है वो समाप्त हो जाता है। और फिर इसके बाद कहते हैं कि जो क्लायू रहता है, क्लायू को अगला गवर्नर बनाकर भेजा जाएगा। और क्लायू के बारे में जो वहाँ के समय प्रधानमंत्री रहते हैं ब्रिटेन के, उन्होंने उसके लिए कहा था कि क्लायू स्वर्ग में जन्मा हुआ सेनापति है, अर्थात ये हेवन बॉर्न जनरल की संज्ञा दी गई उसे। और उस संज्ञा के बाद कहते हैं वो रातों रात एक हीरो बन जाता है और बहुत ही लोकप्रिय हो जाता है जनता में, पूरे ब्रिटेन में भी। और यहाँ पर उसकी साख इतनी बढ़ जाती है कि अगला गवर्नर बन करके अब क्लायू आ रहा है। तो अब इसके बाद में हम नेक्स्ट जो थर्ड कर्नाटक वार रहेगा और अंतिम, और वहीं पर हम देखेंगे 1760 में वांडीवास की लड़ाई होती है। और वांडीवास की लड़ाई में है, वांडीवास के बाद फिर फ्रांसीसी एक प्रकार से व्यापारिक हस्ती बनकर ही, व्यापारिक जो है कंपनी बनकर ही रह जाएंगे। और सारी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ उनकी धरी की धरी रह जाएंगी और फिर एक प्रकार से उनका पतन हो जाएगा। और फिर अंग्रेज निर्बाध रूप से अब उनके सामने कोई भी यूरोपीय कंपनी जो प्रतिस्पर्धा करे, जो टक्कर दे, उनको कंपटीशन करे, वो नहीं रह जाएगी, रास्ते में हट जाएगी। इस प्रकार अब वो एक प्रकार से अपना एकाधिकार स्थापित करते हैं, लंबे समय तक व्यापार से वो पैसा कमाते हैं। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा वो हम लोग उसको देखेंगे। तो आप इसको देखिए, नोट डाउन करिए, बार बार रिवाइज करिए, कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। कोई आप वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।